हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है प्रायश्चित। राहुल ने अपनी फाइल उठाई और इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने वाले को देखकर बोर्ड की चेयरपर्सन प्रभालता चौंक गई। हालांकि उन्होंने अपनी हैरानी को अन्य लोगों पर जाहिर नहीं होने दिया, पर उनकी नज़र आने वाले पर जड़ी रही। राहुल भी उस नज़र को भांप गया था, इसीलिए वो भी असहज हो रहा था। वो बोर्ड के सामने पहुंचा तब मैडम बोली, सिट डाउन, और वो बैठ गया। तुम्हारा नाम राहुल वर्मा, पिता का नाम राज वर्मा। आमतौर पर माता का नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन चेयरपर्सन शायद उसका पूरा इतिहास जानना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पूछ ही लिया, माता का नाम, जैसे छोटे बच्चे से अध्यापक पूछता है। प्रभालता। चेयरपर्सन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, साथ ही उनके चेहरे की चमक भी बढ़ती जा रही थी। बाकी लोग सवाल जवाब को सुन रहे थे, चुप थे। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पिता मेरे जन्म से पहले ही माँ को छोड़कर चले गए। क्या कोई अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर जाता है? मेरे पिता और माँ लिव इन रिलेशन में थे। माँ के अनुसार वो जल्दी ही शादी करने जा रहे थे। पर ये बात बताते समय क्या तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आया कि तुम्हारी नौकरी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है? क्योंकि अभी हमारा समाज इतना आधुनिक नहीं हुआ है। जो सच है उसे छिपाने का क्या फ़ायदा? यदि बाद में पता चले तब वो शायद ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तुम बहुत अच्छा सोचते हो। वैसे तुमको इस पद का कोई अनुभव है? नहीं, अभी कहीं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ ट्यूशन पढ़ा लेता हूँ। इंटरव्यू के बाद कहाँ जाओगे? सीधे घर। प्रश्न अजीब था, लेकिन सब चुप रहे। नहीं, पहले ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगा। तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारी माँ क्या करती हैं? यहाँ आश्रम में रहते हैं, माँ बीमार रहती हैं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो चौंक गया, क्योंकि उससे पहले के लोगों से पद से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, और उससे जो प्रश्न किए गए थे उनका साक्षात्कार से कोई संबंध नहीं था। वो उठा और चल दिया। मैडम उससे जिस लहजे में बात कर रही थी, उससे उसे लगा कि मैडम शायद और लोगों से भिन्न है, लेकिन उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया जब मैडम ने उसे जाने के लिए कह दिया। वो बाहर आया और जब घर चलने लगा तब चपरासी ने रोक दिया। अभी जाना नहीं है, इंटरव्यू का परिणाम सुनकर जाना। अभी थोड़ी देर में ही परिणाम आ जाएगा। वो रुक गया। राहुल का नंबर आने से पहले सब कुछ संस्था की परंपरा के अनुसार चल रहा था, लेकिन राहुल के इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते ही सब बदल गया। इंटरव्यू के दौरान चुप रहने वाली चेयरपर्सन ने किसी और को बोलने का अवसर नहीं दिया। अमूमन मैडम खुद परिणाम सुनाती थी, लेकिन आज ये जिम्मेदारी उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य को सौंप दी। पहली बार कॉलेज डेमो के बाद चयन कर रहा था। 2 दिन बाद डेमो था। मैडम बाहर आई और अपनी कार खुद ड्राइव करके ले गईं। उन्होंने ड्राइवर का भी इंतज़ार नहीं किया। मैडम कई बार आश्रम जा चुकी थी, लेकिन इस बार मकसद दूसरा था। कॉलेज से निकलकर मैडम ने अपनी कार को आश्रम की ओर मोड़ दिया। रास्ते में उन्होंने आश्रम के बच्चों के लिए गिफ्ट, फल आदि खरीद लिए। आश्रम पहुंचकर वो संचालक के कमरे में चली गईं। संचालक से उन्होंने प्रभालता के बारे में पूछा। संचालक महोदय ने किसी के साथ उनको प्रभालता के पास भेज दिया। उसके कमरे में पहुंचकर वो झिझकीं। आखिर क्या कहकर वो उनसे मिलेंगी? अंदर पहुंचकर देखा, राहुल की मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरा साफ सुथरा था। मैडम मुस्कुरा उठी। बिस्तर पर लेटी प्रभालता ने आने वाली को देखा और पूछा, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं प्रभा इंडस्ट्रीज़ की मालिक प्रभालता। वो हंस पड़ी और बोली, आप तो मेरी हम नाम हो, पर आपको मुझसे क्या काम है? आपका बेटा मेरे कॉलेज में इंटरव्यू देने आया था। तो क्या आप इंटरव्यू देने वाले हर एक के घर जाती हैं? नहीं, आपके बेटे ने जिस प्रकार इंटरव्यू में अपने आप को प्रस्तुत किया, उसके बाद उसकी माँ से मिलने का मन किया, जिसने इतने अच्छे संस्कार दिए। राहुल की मम्मी मुस्कुराकर बोली, आप उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं। लेकिन मैडम शायद जल्दी से मुद्दे पर आना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने पूछ ही लिया, राहुल के पापा? वो इसके जन्म से पहले ही चले गए। ये तो राहुल ने बताया है। आप तो ये बताओ कि क्या उनको पता था कि आप गर्भवती हो? उनको पता नहीं था।
मैडम ने ठंडी सांस ली। मन ही मन एक तसल्ली हुई। वो ऐसा क्यों कर रही थी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। मैडम ने पूछा, राहुल के पापा घर छोड़कर क्यों चले गए? इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आज भी खोज रही हूँ। जिस दिन वो गए थे उस दिन हम दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी, पर ऐसा तो होता रहता था। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। मैं डॉक्टर के पास चली गई। मैं गर्भवती हो गई थी। मैं खुशी खुशी घर आ गई। मैं एक खुशखबरी सुनाने के लिए उनका इंतज़ार करने लगी। वो इंतज़ार आज भी है। वो आए ही नहीं। उनके ऑफिस से पता नहीं किया। उन्होंने इतनी जल्दी जल्दी नौकरियां बदली कि ये पता नहीं चला कि कहाँ काम कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस बार उन्होंने कहा था, हम अब जल्दी शादी कर लेंगे, यहाँ अपनी गाड़ी लंबे समय तक चलेगी। मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि इन शब्दों का मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। डॉक्टर की सूचना से मैं और खुश हो गई। परंतु शाम होते होते मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। वो दोपहर का खाना खाने भी नहीं आए और आज तक नहीं आए। वातावरण गंभीर हो गया। कुछ देर वहाँ चुप्पी छा गई। फिर राहुल की माँ ने ही चुप्पी तोड़ी। जब उनको कुछ दिन से नहीं देखा तब लोगों ने कानाफूसी शुरू हो गई। शादीशुदा नहीं थी और एक कुंवारी लड़की किसी मर्द के साथ एक कमरे में रहे, उस समय के लोगों के लिए अजूबा था। जब तक वो रहे तब तक लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके जाने के बाद लोगों की नज़रें बदल गईं। लोग बाग मुझे ऐसी वैसी औरत समझने लगे। मेरा लोगों की नज़रों से बचना मुश्किल होने लगा। इधर मेरी कंपनी ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे अपना ही बच्चा बोझने लगने लगा। कभी कभी मुझे अपने बच्चे पर रोना आने लगता। तब मेरी एक सहकर्मी काम आई। उसकी सहायता से मैं वहाँ से बहुत दूर आ गई। वहाँ मुझे शांति मिली क्योंकि मेरी सहकर्मी ने उनको सब कुछ बता दिया था, इसीलिए कोई गंदी नज़रों से देखने वाला नहीं था। परंतु मुझे अपने बच्चे की चिंता थी, इसीलिए मुझे लगा इस बच्चे को दुनिया में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आश्रम के संचालक जी को पता चला तो उन्होंने समझाया और कहा, हम यहाँ जीवन देने के लिए बैठे हैं, लेने के लिए नहीं। क्या पता ये बच्चा ही तुमको तुम्हारे पति से मिला दे। आश्रम वालों ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं आपसे ये सब क्यों कह रही हूँ? मुझे आप अपनी सी लगी शायद। मैडम मन ही मन बुदबुदाई। अपनी? पर अगर सच पता चल जाए तो शायद वो उससे घृणा करने लगे। मैडम को अब यहाँ बैठना भारी लगा, इसीलिए वो उठ गई, लेकिन फिर मिलने का वादा करके। वहाँ से वो उठकर आश्रम के संचालक के पास आकर बैठ गई। उनसे उनकी बीमारी का पता चला। ये भी पता चला कि उनको इस आश्रम में भेजा गया था कि यहाँ वो स्वस्थ लाभ कर सकें। उन्होंने ही बताया, इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। कहती हैं कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक अपने बेटे को उसके बाप को सौंप ना दूं। डॉक्टर भी हैरान है। मैडम वापस घर आ गईं, जहाँ फाइलें उनका इंतज़ार कर रही थी। उनका समय निकल गया। रात को 10 बजे के करीब उनके पतिदेव राज वर्मा घर आए। खाना खा पी कर जब दोनों सोने जा रहे थे तब मैडम बोली, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम पर गया है। मेरा बेटा? क्यों मजाक कर रही हो? संतान के लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। आज कॉलेज में इंटरव्यू थे, वो भी आया था। जब वो इंटरव्यू के लिए आया उसे देखकर लगा कि तुम आ गए। वो बिल्कुल आपकी तरह था। उसके चश्मा लगा था, तुम्हारे नहीं लगा है। वो तो अच्छा था कि बोर्ड के अन्य सदस्यों ने आपको नहीं देखा हुआ था, वरना वो मुझसे भी ज़्यादा हैरान होते। मैं अभी भी नहीं समझा। तुम्हारी लिव इन रिलेशन मिल गई है। तुम्हारी वो उस समय गर्भवती थी, पर उसने मुझे तो कभी नहीं बताया। उसे भी नहीं पता था। आपसे झगड़े के बाद वो अस्पताल गई थी, तब उसे पता चला। वो बहुत खुश थी। तुम्हें सूचना देने के लिए वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और आज भी कर रही है। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं उससे मिली हूँ, वो इसी शहर में है। उसकी कहानी सुनकर मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। एक बेटे को उसके बाप के प्यार से वंचित करने का गुनाह हो गया। मैंने भी उसे ऐसी वैसी औरत समझा था। मेरे मन में भी यही था कि जो औरत बिना शादी के एक मर्द के साथ रह सकती है, वो किसी के साथ भी भाग सकती है। मैं गलत साबित हुई। सच में वो वास्तव में आपसे दिल से प्यार करती है। प्रभा इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा आश्रम में रहे, ये मैं नहीं चाहती। उसकी माँ, वो भी हमारे साथ रहेगी। क्या तुम अपने ही घर में
अपनी सौतन को बर्दाश्त कर सकोगी? मुझसे ज़्यादा तुम पर उसका हक है, भले ही वो तुम्हारी ब्याहता नहीं है। मुझे बस यही चिंता है कि सारी सच्चाई जानकर क्या वो मुझे माफ़ करेगी? क्या राहुल इस सच्चाई को स्वीकार कर सकेगा? दोनों रात भर ढंग से सो नहीं पाए। सुबह दोनों जल्दी उठ गए, जल्दी से तैयार हो गए। एक डर के साथ दोनों आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके कमरे का एक दरवाजा बाहर सड़क की ओर खुलता था, उसी ओर दोनों गए। दरवाजा खुला हुआ था। पहले मैडम ने प्रवेश किया। मैडम को दरवाजे पर देखकर वो मुस्कुरा उठी। आज कैसे? आज मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाई हूँ। फिर दरवाजे की ओर मुंह करके बोली, राज जी अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गए। दोनों ने एक लंबे अरसे बाद एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखते ही रहे। फिर प्रभा बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। राज ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो ये भूल गए कि उनकी ब्याहता पत्नी साथ में है। प्रभा ने भी उन्हें बाहों में भर लिया। मैडम कुछ देर शांत रहीं, फिर अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए खांसी। तब दोनों को एहसास हुआ कि कोई और भी मौजूद है। एक दूसरे से अलग हो गए। तभी राहुल ने वहां प्रवेश किया और मैडम को देखकर चौंक गया और मैडम से पूछा, आप यहाँ कैसे? मैडम के कुछ कहने से पूर्व ही उसकी नज़र माँ के पास बैठे शख्स की ओर पड़ी। तभी उसकी माँ बोल पड़ी, ये तुम्हारे पापा हैं, पैर छुओ बेटा। राहुल बोला, अब क्यों आए हैं? अब मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता हूँ। उस समय कहाँ थे जब माँ को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? माँ ने क्या क्या नहीं भुगता, उनको दूसरों को जवाब देना पड़ा, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वो आगे भी कुछ कहता, तभी मैडम बोल पड़ी, तुम्हारे पापा का कोई दोष नहीं है। ये सुनकर राहुल बोला, मैडम आप बीच में मत पड़िए, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप मत बोलिए। मैडम बोली, मैं तुम्हारे पापा की ब्याहता हूँ। ये सुनते ही माँ और राहुल चौंक गए। राहुल बोला, तभी आपने वो प्रश्न पूछे जिनका इंटरव्यू से कोई संबंध नहीं था। तुमको देखकर मैं चौंक गई थी, पर मुझे खुशी भी हुई थी। लेकिन मैं चाहती थी कि पहले अपनी शंकाओं का समाधान कर लूं। जैसे जैसे उत्तर मिल रहे थे, मेरी खुशी बढ़ती जा रही थी। बस मेरी एक ही चिंता थी कि क्या तुम्हारे पापा को पता था कि तुम्हारी माँ गर्भवती थी? इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि इंटरव्यू के बाद कहाँ जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी से अकेले में मिलना चाहती थी। मैं तुम्हारी मम्मी से मिली भी थी और ये भी पता चल गया कि उस समय तक तुम्हारे पिता को ये बात पता नहीं थी। मुझे एक तरह से संतुष्टि हुई थी, एक और गुनाह से बच गई थी। क्या पापा ने सारी बातें आपको बता दी थी? मैं विस्तार से बताती हूँ। उस दिन तुम्हारे पापा कुछ फाइलों पर मेरे पापा के दस्तखत लेने घर आए थे। तभी पापा को दिल का दौरा पड़ा। तुम्हारे पापा ने उस समय सब संभाल लिया था। डॉक्टरों ने उनको बाहर ले जाने के लिए कहा। मेरे पापा के साथ तुम्हारे पापा चले गए। उन्होंने तुम्हारे घर पर सूचित करने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। मैं तुम्हारी मम्मी को सूचित करना भूल गई। पापा को वहाँ करीब 15 दिन लग गए। सब सुन रहे थे। मैडम बता रही थी, अब मेरे पापा को मेरी और अपने व्यापार की चिंता हुई। उनको सबसे विश्वसनीय तुम्हारे पापा लगे। तुम्हारे पापा ने अपने लिव इन रिलेशन के बारे में बता दिया। फिर भी मेरे पापा राजी थे। वो अपनी जिद पर अड़े रहे। राज को पापा ये बात बार बार कहते रहे कि वो तुम्हारी ब्याहता नहीं है, हो सकता है कि उसे कोई और मिल जाए। डॉक्टर ने कह दिया कि पापा के लिए कोई भी सदमे वाली बात जानलेवा हो सकती है। तब मैंने तुम्हारे पापा को सुझाव दिया, हम दोनों नकली शादी कर लेते हैं, और हमारी शादी सादगी से बिना तामझाम के हो गई। फिर पापा लग गए राज को व्यापार की बारीकियां समझाने। उन्होंने सारा व्यापार मेरे और राज के नाम कर दिया। पापा को ये सब समझाने में 15 दिन लग गए। इस दौरान तुम्हारे पापा एक रोबोट की तरह कार्य कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो अपनी उसको धोखा दे रहे हैं। इस बीच मेरे पापा की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार और बाकी रस्मों में और 15 दिन लग गए। जब फुर्सत हुई तब तुम्हारे पापा ने मुझे याद दिलाया। मैं अपनी नकली शादी की बात को लगभग भूल गई थी। मैं राज को वास्तव में चाहने लगी थी। इसीलिए राज की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर मैं भी राज के साथ गई, परंतु वहाँ वो नहीं मिली। आसपास पूछा तब पता चला कि एक दिन एक जीप आई थी, उसमें बैठकर वो चली गई। कहाँ गई किसी ने नहीं बताया। उनके कार्यालय भी गए, परंतु निराशा ही हाथ लगी।
हमने खोजने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे पापा ने तो मुझसे बोलना बंद कर दिया। बस वो सारे कार्य कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय ने घाव को भर दिया। लेकिन तुम्हारे पापा मुझसे मन से नहीं जुड़ पाए। मेरे गुनाहों की मुझे सजा मिली। मैं माँ नहीं बन पाई। वातावरण गंभीर हो गया था। मैडम ने राहुल से पूछा, क्या अब भी तुम अपने पापा को दोषी मानते हो? हाँ, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पापा बच्चे थोड़ी ही थे, परंतु तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारी मम्मी ज़्यादा जानती हैं। हाँ बेटा, मैडम सही बोल रही हैं। तुम्हारे पापा को अपने से ज़्यादा दूसरों से के दुख परेशान करते हैं। वो बहुत संवेदनशील हैं। राहुल ने सॉरी कहते हुए पापा के पांव छू लिए। फिर मैडम ने एक प्रश्न पूछे बिना नहीं रह सका। आप बात को छिपा भी सकती थी। आपने ये सब क्यों किया? बेटा, मुझसे जो गुनाह हो गया था उसका प्रायश्चित भी तो करना था। फिर बोली, आप लोग बातें करें, मैं चलती हूँ। कहते हुए मैडम चलने लगी। तब राहुल बोला, आप कहाँ चल दी? तुम्हारे परिवार का मसला है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब आप भी इस परिवार का अंग हो माँ। क्या कहा तुमने मुझे? इस शब्द को सुनने के लिए कब से तरस रही थी। एक बार और कहो। राहुल ने मैडम के भी पैर छू लिए। मैडम ने उसे गले लगा लिया। फिर मैडम ने राहुल से कहा, अपना ज़रूरी सामान ले लो, चलना है। कहाँ? घर। किस हैसियत से माँ? तुम एक करोड़पति बाप के बेटे हो और रहोगे, उसी हैसियत से चलोगे। लेकिन मेरी माँ, उनकी हैसियत से, क्योंकि वो एक करोड़पति की बीवी हैं। लेकिन वो तो आप हैं। बेटे, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हारी माँ उसी हैसियत से चलें। पर कुछ नहीं बेटा। मेरी और तुम्हारे पापा की शादी असली ज़रूर थी, लेकिन वहाँ दिल नहीं मिले थे। इसीलिए तुम्हारी मम्मी ही उनकी असली पत्नी रहेंगी। मैं अलग हो जाऊंगी। नहीं, आप अलग क्यों होंगी? आप तो राहुल का ध्यान रखोगी। मैंने केवल इतना जीवन चाहा था कि मैं अपने बेटे को उसके बाप को सौंप दूं। फिर प्रभावती अपने पति की ओर मुड़ी और बोली, आप अपने बेटे से खुश हैं ना? मैंने उसका अच्छा ख्याल रखा है ना? हाँ हाँ। उनके आगे बोलने से पूर्व मैडम ने कहा, अच्छा बोलो, आपके इलाज के लिए मैंने बड़े डॉक्टर से बात कर ली है। फिर राहुल से पूछा, अब तो अपने घर चलोगे? तभी आश्रम के संचालक महोदय आए और बोले, मैडम सब इंतजाम हो गया। क्या इंतजाम? राहुल ने पूछा। तुम्हारे मम्मी पापा की शादी, तुमको और तुम्हारी मम्मी को उनकी हैसियत दिलाने की। खैर, मैडम ने जो चाहा वही हुआ। राहुल की मम्मी की विदाई उसी तरह हुई जैसे शादी के बाद एक लड़की की होती है। आश्रम में सबकी आंखें नम थी और वो खुश भी थे। उधर प्रभा ने घर में नई मालकिन के स्वागत की भव्य तैयारी करवाई थी, इस सब से बेखबर कि लोग क्या कहेंगे। अगली सुबह सबके लिए नई थी, लेकिन कितनी देर, क्योंकि जीवन धूप छाँव का खेल है। राहुल की माँ की सांसें जल्दी जल्दी चल रही थी। डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने यही मांगा था कि मैं अपने बेटे को उसके पापा को सौंप कर मरूं। बस मेरी इतनी ही जिद थी। राहुल बेचारा, माँ जब थी तब पापा नहीं थे और आज पापा हैं, लेकिन माँ अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी माँ ने उससे ये वचन ले लिया था कि वो अपनी नई माँ का उसी तरह ख्याल रखेगा जिस तरह वो उसका रखता था। राहुल ने अपनी माँ को वचन दे दिया। मैडम ने भी उनको वचन दे दिया और कहा, मैं तुम्हारे अतीत के लिए तो कुछ नहीं कर सकती, परंतु तुम्हारे वर्तमान के लिए कुछ कर सकूं तो शायद यही मेरा प्रायश्चित हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।